मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते हुए सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है वो है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, ज़्यादा एक्यूरेट और कम से कम रीडिंग भी मेजर कर सकता है। यानी कि अगर हम वैसे बात करें कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये लेंथ या डायामीटर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, या इंटरनल डेप्थ, किसी भी चीज़ की इंटरनल डेप्थ या तो उसकी लेंथ या डायामीटर या इनर या आउटर डायामीटर, इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। अब सवाल ये आता है कि लेंथ फाइंड करने के लिए तो हम नॉर्मल स्केल रूलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम वर्नियर कैलिपर को क्यों यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है एज़ कम्पेयर टू रूलर या नॉर्मल स्केल। लीनियर स्केल या नॉर्मल स्केल जो होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर की रीडिंग मेजर कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन वर्नियर स्केल जो है या वर्नियर कैलिपर जो है, इसका लीस्ट काउंट या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ये मेजर करता है वो कम से कम भी 0.01 सेंटीमीटर है, यानी कि इतनी कम वैल्यू भी ये मेजर कर सकता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट है। जब हमें डेप्थ या लेंथ ज़्यादा एक्यूरेटली फाइंड करनी होती है कि उसमें ज़रा भी एरर ना आए या वो ज़्यादा एक्यूरेट हो या बहुत माइनर लेंथ भी हम काउंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत माइनर यानी 0.01 सेंटीमीटर की लेंथ को भी काउंट करता है। इंडस्ट्रीज़ में इसको अमूमन यूज़ किया जाता है स्पेयर पार्ट्स या मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी लेंथ वगैरह को फाइंड करने के लिए, या ऐसे पार्ट्स मशीन के उनकी लेंथ फाइंड करने के लिए जिनकी एडजस्टमेंट के लिहाज से उस एरिया को बनाया जाता है। तो उस एरिया में उस पार्ट को फिट करने के लिए पहले उसकी लेंथ को नोट किया जाता है और उसके लिहाज से उसको फिट किया जाता है। तो ये इस वजह से यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो इसकी लेबलिंग की तरफ चलते हैं। लेबलिंग में इसमें सबसे पहले ऊपर मौजूद है अपर जॉज। अपर जॉज जो हैं या जिनको हम कहते हैं इंटरनल जॉज, अपर जॉज क्या करते हैं? अपर जॉज इनर डायामीटर फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी जो चीज़ होलो होती है, जैसे अगर हम बात करें ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं पीछे से ओपन कर दूं तो यहाँ पर ये अंदर से ओपन होगा, होलो हो जाएगा, तो इसके अंदर अपर जॉज को फिट करके लेंथ को फाइंड कर लिया जाता है, डायमीटर को फाइंड कर लिया जाता है, इंटरनल डायमीटर को, ठीक है। इसके बाद फिर इसके हम बात करते हैं एक्सटर्नल जॉज, या हम कह सकते हैं लोअर जॉज। लोअर जॉज किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? लोअर जॉज लेंथ फाइंड करने के लिए या आउटर डायामीटर फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब एक तो बात की मैंने कि मैं इसका इंटरनल अंदर से डायामीटर फाइंड करूं, लेकिन अगर मैं इसका आउटर एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड करना चाह रही हूं या मैं इसकी लेंथ फाइंड करना चाह रही हूं, तो वहाँ पर हम लोअर जॉज का यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम एक्सटर्नल जॉज का यूज़ करते हैं। इसके बाद अब इसमें 2 तरह के स्केल्स होते हैं, एक होता है वर्नियर स्केल और एक होता है मेन स्केल। वर्नियर स्केल जो होता है वो क्या करता है, वो मिलीमीटर्स में होता है और वो लेंथ को मेजर करने के लिए या रीडिंग मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल डिवीजन्स में होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं है, ये मेजरिंग यूनिट इसका कोई भी नहीं है। अगर हम देखें तो हम सिर्फ इसकी लाइंस को काउंट करते हैं और लाइंस को काउंट करके हम देखते हैं कि इसमें कितनी वैल्यूज़ मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 स्केल्स थे, एक मेन स्केल था और एक वर्नियर स्केल था। अब जब रीडिंग निकालनी होती है तो हमें क्या करना होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं कह रही हूँ ये मार्कर है, इसकी रीडिंग मैंने इस इंस्ट्रूमेंट से निकालनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको पहले फिक्स करूँगी। फिक्स करने के लिए ऊपर एक टाइटनिंग या हम कह सकते हैं लॉकिंग स्क्रू मौजूद होता है, जो कि इसको बिल्कुल फिक्स कर देता है ताकि ये जॉज से स्लिप ना हो या गिरे ना। इसके अलावा बाकी इसमें एक डेप्थ गेज मौजूद है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट में फिगर के, तो यहाँ पर एक डेप्थ गेज मौजूद है। ये डेप्थ गेज क्या करता है, ये डेप्थ गेज इनर डेप्थ फाइंड करने के लिए फाइंड किया जाता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं इसको यहाँ से ओपन कर दूँ
तो ओपन करने के बाद अब यहाँ पे मुझे इसकी इनर डेप्थ फाइंड करनी है कि अंदर से ये कितना गहरा है। तो क्या होता है, ये जो डेप्थ गेज है इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और इसके बाद इसकी लेंथ को नोट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने इसकी लेबलिंग पढ़ ली कि किस तरह से ये लेबल होता है और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे इसके लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट या जिसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर है। यानी कि वर्नियर कैलिपर से मेजर किए जाने वाला सबसे कम डिस्टेंस या सबसे लीस्ट वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है वो इसका लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन किया गया है, वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल पर सबसे छोटी वैल्यू आप देख सकते हैं फिगर में 0 के बाद जो लाइन दिखाई दे रही है वो सबसे छोटी वैल्यू है जो कि हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल पर। ठीक है, सॉरी मेन स्केल पर। तो मेन स्केल पर सबसे छोटी वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पर लिखी जाएगी और इसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन क्या है? वर्नियर स्केल को जैसे मैंने कहा कि डिवीजन्स में मेजर किया जाता है, यानी कि वो पॉइंट्स में नहीं होता और ना ही उसका कोई यूनिट मौजूद है। लेकिन मेन स्केल की अगर हम बात करें तो मेन स्केल पॉइंट्स में भी होता है और मिलीमीटर या सेंटीमीटर में अमूमन पाया जाता है। तो वर्नियर स्केल पर आप देख सकते हैं फिगर में टोटल 10 डिवीजन्स मौजूद हैं। ठीक है, ये 10 डिवीजन्स वाला होता है, 0 से 9 तक अगर आप काउंट करें तो वो 10 डिवीजन्स बनेंगी। ये 10 डिवीजन्स वाला भी होता है और ये 20 डिवीजन्स वाला भी होता है। दोनों के लीस्ट काउंट में फ़र्क होता है लेकिन ये दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 10 डिवीजन वाला डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद इसके आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है वो 1 मिलीमीटर है। यानी कि 0 के बाद जो पहली वैल्यू मेन स्केल में अपेयर हो रही है वो उसको हम 1 मिलीमीटर कह रहे हैं। ठीक है, उसको 1 मिलीमीटर कह रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे पास पॉइंट्स में भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी थी? 10। तो 1 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आएगा यहाँ पर? 0.1। ये 0.1 मिलीमीटर क्या है? मेन स्केल की फर्स्ट रीडिंग है, या हम कह सकते हैं मेन स्केल में पहली वैल्यू जो कि पाई जा रही है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट वैल्यू जो कि मेजरेबल है वो 0.1 है। अब इस 0.1 मिलीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। इसको मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा है, जबकि ऐसा यूनिट तो मीटर है, तो इसको तो मीटर में लेना चाहिए। यहाँ पर आपको अच्छे से मालूम होगा कि जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं बहुत स्मॉल स्केल पर, तो क्योंकि हम बहुत स्मॉल वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, हम बहुत छोटी चीज़ों की लेंथ या डायमीटर फाइंड करेंगे, जिसकी वजह से अगर उसको मीटर्स में लेंगे तो वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो रेंजेबल यूनिट यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है, या फिर आप मास के लिए भी अगर कोई मेजर करेंगे तो वो ग्राम मेजर करेंगे फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद अब ये 0.1 10 से डिवाइड किया, मैंने जैसे कि यूनिट कन्वर्जन में डिस्कस किया था कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड किया ताकि ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाए? ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.1 को 10 से डिवाइड किया तो 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है। ये है लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट, ये यहाँ पर जो मैंने नोट डाउन किया था इसको इस तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है, ये जहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ ये मेजरमेंट का टॉपिक है, इस चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन ये सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिहाज से या सिलेबस के लिहाज से ये प्रैक्टिकल नंबर 2 भी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट करके दोनों स्केल्स को शो कर दिया है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है।
ये मैंने क्यों हाईलाइट किया यहाँ पर, क्योंकि अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आ सकता, या अगर एरर आता है तो वो कौन सी तरह का होता है। ये बात आपको पता होगी कि इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, ये आप चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम ज़ीरो एरर भी कहते हैं, और ये दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एरर को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव एरर क्या है कि ये आपके पास मेन स्केल मौजूद है, ये मिलीमीटर्स में है, ये मिलीमीटर्स में है, और ये जो है ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये डिविजन्स में है, तो ये डिविजन्स में मौजूद है और ये मिलीमीटर्स में। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी आ सकता है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ मिलीमीटर्स में, तो सबसे पहली वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो 1 दिखाई दे रही है, यानी 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं अगर हम इनको देखें तो इसका मतलब ये 0.1 मिलीमीटर है, फिर ये 0.2 मिलीमीटर है, फिर ये 0.3 मिलीमीटर है। तो इस तरह ये पॉइंट्स में ऑलरेडी दी हुई हैं। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका एरर चेक करना है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एरर मौजूद है या नहीं, या इसमें एरर आता कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 से आगे है, या आप कह सकते हैं वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे है। तो जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव 0 एरर आता है। तो पॉजिटिव 0 एरर कैसे हमें पता लगेगा कि अगर वर्नियर स्केल का जो 0 है वो पीछे, अगर उसको क्लोज किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट को, पूरा क्लोज करने के बाद अगर हम ये देखेंगे कि दोनों के 0 कोइंसाइड नहीं कर रहे, अगर दोनों के 0 बिल्कुल मिल जाएं तो वहाँ पर ज़ीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर ये आगे पीछे हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये वर्नियर स्केल थोड़ा पीछे है मेन स्केल से, तो ये पॉजिटिव 0 एरर है। अब पॉजिटिव 0 एरर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 0 एरर को कैलकुलेट करेंगे कि ये जो एरर है ये कितनी वैल्यू से आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी लाइन यहाँ पर मैच कर रही है। अभी तक इसमें कोई ऑपरेटस, कोई ऑब्जेक्ट इस ऑपरेटस में नहीं रखा गया। ठीक है, तो बग़ैर ऑब्जेक्ट को रखे पहले इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल क्लोज किया, उसको बिल्कुल बंद किया। बंद करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि क्या ये 0 और 0 कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं। अगर ये 0 और 0 कोइंसाइड नहीं कर रहे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहाँ पर ये वर्नियर स्केल की रीडिंग पीछे है, यानी 0 पीछे है, तो ये पॉजिटिव 0 एरर होता है। और अगर ये 0 आगे है मेन स्केल से, यहाँ पर ये 0 आगे है, ये 0 की वैल्यू इस टाइम 0 से आगे चली गई है, तो ये नेगेटिव 0 एरर कहलाता है। पॉजिटिव 0 एरर में अब रीडिंग किस तरह होगी, यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया हुआ और इंस्ट्रूमेंट को क्लोज किया तो ये वाली वैल्यू, ये लाइन अगर हम देखें तो ये पूरी कोइंसाइड कर रही है, ये पूरी मैच कर रही है। तो जब ये लाइन पूरी मैच कर रही है इसका मतलब हमारी असल रीडिंग इससे आएगी। तो ये काउंट करते हैं, ये कौन सी है, ये 0 था, ये 1 2 3 4 5। तो 5th लाइन जो है वर्नियर स्केल की वो ऊपर वाली लाइन से मैच कर रही है मेन स्केल की। अभी हम मेन स्केल की रीडिंग नहीं देख रहे, तो मेन स्केल की ऊपर वाली लाइन से यहाँ पर इसकी वर्नियर स्केल की 5th लाइन मैच कर रही है। तो ये जो 5th लाइन है इसको हम, या ये जो 5 आया है इसको हम टोटल डिविजन्स में से 10 में से माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, यानी यहाँ पर 5 आ रहा है, 10 - 5 5, तो इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये जो आंसर आ रहा है ये एरर पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एरर था।
इसे हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कह रहे हैं, तो इस वजह से इसको पॉजिटिव लिया जा रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे एरर आ रहा है वो 0.05 सेंटीमीटर का एरर है। तो ये एरर क्या किया जाएगा, इस एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा, यानी इस एरर को इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू आएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायमीटर, उसमें से इसको ऐड बैक किया जाएगा या सबट्रैक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू होगी ये एक्चुअल वैल्यू से अबव वैल्यू देगी, यानी कि जब हमने ज़ीरो एरर तो काउंट कर लिया, अब जब हम रीडिंग निकालेंगे तो रीडिंग जब इंस्ट्रूमेंट से निकल आएगी और हमारा आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि यहाँ वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी, जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वर्नियर स्केल की रीडिंग भी आएगी और वहाँ मेन स्केल की रीडिंग भी आएगी। रीडिंग कैसे निकालते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को उन जॉज में, जैसे कि यहाँ पे जॉज दिख रहे हैं, इन जॉज में हम क्या करते हैं, उसको पहले अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद हम यही चीज़ देखते हैं कि कौन सी लाइन मेन स्केल की वर्नियर स्केल से मिल रही है। जो लाइन मिल रही होती है वहाँ तक हम उसकी रीडिंग को काउंट कर लेते हैं, और वहाँ तक काउंट करने के बाद हम यहाँ पर इसको वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाली लाइन मिल रही थी, तो अगर मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, अटैच किया हुआ है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को अटैच किया। अटैच करने के बाद यहाँ पर अब हमने रीडिंग देखनी है वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग देखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये फिफ्थ डिवीजन मैच करी, तो फिफ्थ डिवीजन हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग होगी, और ऊपर वाली जो लाइन आ रही होगी, जैसे यहाँ तक अगर हम काउंट करें तो ये 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इसका मतलब 0.5 हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आई है। तो जब इस तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर वो जो वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी सेम उसी तरह इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। फिर फ्रैक्शनल पार्ट में मेन स्केल रीडिंग को ऐड किया जाता है, तो लेंथ या डायामीटर जो हमने फाइंड किया है वो आ जाता है। फिर वो जो वैल्यू आई है वो उस एक्चुअल वैल्यू से अबव है, यानी लेट सपोज मैंने कहा इस मार्कर की मैंने लेंथ फाइंड की है, तो इस मार्कर की लेंथ हम कह लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर आनी चाहिए थी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आई है वो 10.5 आई है। तो एक्चुअल जो उसकी लेंथ है वो 10 है, लेकिन आ गई कितनी 10.5। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसका मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है यानी ये वाली, ये अबव है एक्चुअल वैल्यू के। तो जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है तो मेजर्ड वैल्यू हमेशा एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगी। तो उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, तो इसमें से ये ज़ीरो एरर की जो वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जब इस वैल्यू को इस मेजर्ड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एक्चुअल लेंथ होगी इस मार्कर की। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको डिस्कस किया है। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर में इसका क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या कहा था कि ये वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो आगे चला गया है मेन स्केल के ज़ीरो से। तो जब आगे चला गया है तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है, और नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्थ डिवीजन है, फोर्थ लाइन है जो बिल्कुल एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस फोर्थ लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है बाकी सबसे। तो यहाँ फोर्थ डिवीजन इसकी आ गई। अब इस फोर्थ डिवीजन को हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से माइनस करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 सेंटीमीटर। और ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है।
तो यहाँ पर जब नेगेटिव 0 एरर आता है तो इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू यानी जो हमने मेजर किए खुद इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम है। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ लेट सपोज वो 9.5 आ गई, 9.5 आ गई तो एक्चुअल तो 10 थी, तो वो कम आएगी। तो जब वो कम आएगी तो उसमें जो 0 एरर की वैल्यू है वो ऐड कर दी जाएगी, वो प्लस कर दी जाएगी, तो हमारे पास बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी जो कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, या तो हम कह सकते हैं डायमीटर होगा, या आपने जो भी चीज़ फाइंड की है वो उस एतबार से आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया वर्नियर कैलिपर को, जो कि प्रैक्टिकल वे से भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे डिस्कस करते हैं स्क्रू गेज को। अब नेक्स्ट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, या जिसको आप स्क्रू गेज भी कह सकते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ये बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि वहाँ पर जो लीस्ट काउंट आ रहा होता है, यानी जो वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू मेजर कर रहा होता है, वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो वो जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, यानी कि वर्नियर कैलिपर जो है वो बहुत एक्यूरेट वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो जहाँ पर हमें बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की लेंथ फाइंड करनी होती है या उनका डायमीटर फाइंड करना होता है, तो वहाँ पर हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रू गेज जो है वो 0.01 मिलीमीटर या आप कह सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर सकता है, या इतना डायामीटर मेजर कर सकता है। तो इसलिए जहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ का डायमीटर फाइंड करना होता है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल करती हैं। अब जैसे कि वर्नियर कैलिपर में भी 2 स्केल्स थे, एक था मेन स्केल, एक था वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो था वो था मिलीमीटर्स में, या हम उसको सेंटीमीटर्स में भी ले सकते थे, और वर्नियर स्केल जो था वो डिविजन्स में था। इसी तरीके से स्क्रू गेज में भी अगर आप देख सकते हैं फिगर में, तो यहाँ पर 2 स्केल्स मौजूद हैं, 2 जगह पर रीडिंग लिखी हुई है। एक हॉरिजॉन्टल रीडिंग है इस तरीके से, और एक वर्टिकल रीडिंग आ रही है जो कि सिलेंडर पर मौजूद है। तो ये 2 रीडिंग्स आ रही हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रीडिंग होगी और एक वर्टिकल रीडिंग होगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रीडिंग है ये मेन स्केल रीडिंग है, और जो सिलेंडर पर मौजूद है ये वर्टिकल रीडिंग, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है। तो इसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल एक सर्कुलर स्केल। मेन स्केल जो होगा वो मिलीमीटर्स में होता है, स्क्रू गेज मिलीमीटर्स में मेजर करता है, ये सेंटीमीटर में नहीं होता। तो इसकी जो मेजरमेंट होती है वो मिलीमीटर्स में होती है। तो इसका जो मेन स्केल है आप देख सकते हैं वो किस में है, मिलीमीटर में, और सर्कुलर स्केल उसी तरीके से डिवीजन में होगा। जैसा कि वर्नियर स्केल 10 और 20 डिविजन्स वाला था, बिल्कुल इसी तरह सर्कुलर जो स्क्रू गेज है, या आप सर्कुलर स्केल कह सकते हैं, वो डिविजन्स में है, लेकिन उसका जो सर्कुलर स्केल होगा वो 50 या तो फिर 100 डिवीजन वाला होगा। वो 50 और 100 डिवीजन वाला होगा। तो यहाँ पर जिससे हमने सॉल्व किया है वो 100 डिवीजन वाला है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। इसकी लेबलिंग में आप सबसे पहला हिस्सा जो इसका देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे एनविल। एनविल क्या करता है, एनविल और स्पिंडल इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ऑब्जेक्ट को स्टेबल किया जाता है। जहाँ मेजरिंग फेसेस लिखा हुआ है, ये मेजरिंग फेसेस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस पोजीशन में स्टेबल किया जाएगा, और एनविल और स्पिंडल के दरमियान में होगा। एनविल जो है वो फिक्स है, वो मूव नहीं करेगा, लेकिन स्पिंडल जो है वो मूव करेगा जब उसका ड्रम मूव करेगा। ड्रम यानी कि जब सर्कुलर स्केल मूव करेगा। इसी तरीके से फिर आगे ये जो स्पिंडल है, इस स्पिंडल को एडजस्ट करने के लिए, टाइट करने के लिए यहाँ पर एक स्पिंडल लॉक नट का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में एक पॉइंट पर एक नट मौजूद है, या आप कह सकते हैं एक स्टेबल करने के लिए स्पिंडल को यहाँ पर एक पार्ट मौजूद है जिसको हम स्पिंडल लॉक नट भी कहते हैं। इसी तरह फिर आगे ये जो हमारे पास मेन स्केल है, इस मेन स्केल की जो पूरी यानी कह लें ये जो सर्कुलर वे में हॉरिजॉन्टल मौजूद है, इसको बैरल और स्लीव भी कहते हैं।
तो ये बैरल और स्लीव है। और इसी तरीके से जो आगे सर्कुलर स्केल मौजूद है जो कि ड्रम है, वो ड्रम इस मेन स्केल के ऊपर या बैरल के ऊपर मूव कर रहा है, इसको थिम्बल कहा जाता है। इस पर भी रीडिंग्स मौजूद है, थिम्बल पर भी रीडिंग्स मौजूद हैं। और अगर आप गौर करें तो मेन स्केल पर यानी जिसको हम स्लीव या बैरल कह रहे हैं उस पर भी रीडिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा अब क्या किया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को एडजस्ट किया जाएगा एनविल और स्पिंडल के दरमियान में, तो स्पिंडल को रोटेट करवाया जाता है। स्पिंडल को रोटेट करवाया जाता है थिम्बल की मदद से। जब थिम्बल को मूव किया जाता है तो क्या होता है कि ये जो स्पिंडल है ये आगे की तरफ मूव करता है और ये एनविल के साथ ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देता है। अब यहाँ पर जब फिक्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसके फिक्स होने पर यानी जब वो एक नॉर्मल स्टेबल पोजीशन में आ चुका होगा स्क्रू गेज में, तो वहाँ पर ये जो रैशेट हेड है या आप कह सकते हैं जो रैशेट स्टॉप है, ये जो आखिर में सबसे लास्ट पार्ट है, ये क्या करेगा, ये इसको ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टेबल करेगा और यहाँ पर ये वॉइस प्रोड्यूस करेगा। इस वॉइस के प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। तो ये इसकी लेबलिंग अभी हमने डिस्कस की, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल यू शेप में, इसको यू शेप फ्रेम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने पढ़ा कि इससे किस तरह से रीडिंग निकाली जाएगी। अब आगे मूव करते हैं पिच की तरफ। पिच क्या है, पिच जब मेन स्केल है, इस मेन स्केल पर आप देख सकते हैं इस तरह करके लाइंस मौजूद है। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ ये 0 है, तो ये 1 2 3 4 और इसके बाद एक लाइन होगी 1 की, या आप कह सकते हैं कि इसके बाद एक लाइन होगी 5 की। अमूमन यहाँ पर 5 की लाइन होती है, लेकिन अगर यहाँ पर 1 है तो फिर वहाँ पर वो 0.1 काउंट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये कितने की होगी, ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 3 4 और उसके बाद फिर ये 5। तो यहाँ पर ये जो पूरा मेन स्केल है इसके ऊपर सर्कुलर स्केल मौजूद होगा बिल्कुल आखिर तक, यानी यहाँ पर 0 तक इस तक मौजूद होगा। ये तो ओपन पोजीशन में शो किया हुआ है, लेकिन अगर ओपन पोजीशन में ना हो तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये आगे आएगा तो यहाँ पर ये इसके इस पॉइंट पर मौजूद होगा। तो जब ये इस पॉइंट पर यानी इसके 0 पर मौजूद है, तो इसको जब कंप्लीट 1 रोटेशन दी जाएगी, सर्कुलर स्केल को जब पूरी एक रोटेशन दी जाएगी, तो एक रोटेशन के बाद जो पहली लाइन अपेयर होगी वो ये होगी। तो ये जो पहली लाइन अपेयर होती है इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 2 थ्रेड्स के दरमियान में यानी 2 लाइंस के दरमियान में, ये भी कहलाता है पिच। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्क्रू गेज की पिच फाइंड की जाएगी। इंस्ट्रूमेंट की लेबलिंग हो गई, आपको ये भी पता लग चुका है कि किस तरह से रीडिंग निकाली जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह इसकी पिच फाइंड होगी। तो पिच कैसे फाइंड होगी, जैसे कि मैंने कहा रोटेशन दिलवाएं, रोटेशन दिलवाने के बाद जो पहली लाइन अपेयर हो रही है वो उसकी पिच कहलाएगी। तो यहाँ पिच ऑफ द स्क्रू गेज आ गई। अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो आएगी उसको नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करेंगे जो कि 50 या 100 होंगी, तो उससे डिवाइड करके हमारे पास आएगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पिच क्या थी, 1 थी, क्योंकि यहाँ सबसे पहली लाइन 1 दिख रही है 1 मिलीमीटर, तो ये 1 मिलीमीटर पिच है और नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है 100। अब 1 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये मिलीमीटर्स में है। अब इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10 से डिवाइड होगा, जैसे कि मैंने वर्नियर स्केल के लिए कहा था, वर्नियर कैलिपर के लिए कहा था कि 0.0 समथिंग जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप 10 से डिवाइड कर दें तो वो सेंटीमीटर में चली जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ रही है किसकी, लीस्ट काउंट की स्क्रू गेज के। अब इसके बाद लीस्ट काउंट तो आ गया, लेकिन क्योंकि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एरर आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 तरह के एरर होंगे, एक पॉजिटिव 0 एरर और एक नेगेटिव 0 एरर, जैसा कि वर्नियर कैलिपर में थे। अब पॉजिटिव 0 एरर क्या होगा कि अगर जो रेफरेंस लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको हम रेफरेंस लाइन कह रहे हैं,
अब ये जो रेफरेंस लाइन है, अगर ये इस सर्कुलर स्केल के 0 से मैच नहीं करती तो इसका मतलब यहाँ पर एरर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर भी रीडिंग्स मौजूद होंगी, इस पर रीडिंग्स होंगी। अगर वो रीडिंग इससे रेफरेंस लाइन से, यानी मिसाल के तौर पर मैं कह रही हूँ इसका 0 है, अगर वो 0 यहाँ पर आ रहा है, सर्कुलर स्केल का 0, ये नंबर्स में होती है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो असल में 0 आना कहाँ चाहिए, 0 यहाँ पर आना चाहिए इधर इसके साथ, लेकिन 0 नहीं आ रहा, 0 बिलो द रेफरेंस लाइन है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रेफरेंस लाइन ऊपर है और 0 नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जो एरर होगा वो पॉजिटिव 0 एरर होगा, मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी एक्चुअल वैल्यू से, तो उसको हमें लेस करना पड़ेगा आखिर में। तो उसको लेस करके क्या किया जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग निकाली जाएगी। और इसी तरह अगर ये 0 अबव होता, अबव द रेफरेंस लाइन होता, तो यहाँ पर नेगेटिव 0 होता या नेगेटिव 0 एरर होता, मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू से कम होगी। तो जब वो कम होगी तो उसको ऐड किया जाएगा नेगेटिव 0 एरर को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ तक ये बात की है हमने स्क्रू गेज की। अब आगे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं, फिजिकल बैलेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पर बैलेंसिंग स्क्रूज मौजूद होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, इसके बैलेंस को बरकरार रख रहे होते हैं, क्योंकि इसके दोनों साइड्स पर 2 पैन मौजूद होते हैं, जिनमें एक साइड पर वेट रखा जाता है और एक साइड पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसका हमें मास फाइंड करना होता है। तो इस लिहाज से ऊपर बैलेंसिंग स्क्रूज मौजूद होते हैं जो इसका बैलेंस सेंटर में बरकरार रखते हैं। इसी के साथ अगर आप देख सकते हैं तो ऊपर एक बीम मौजूद होती है, वो बीम क्या करेगी, इसको एडजस्ट करेगी सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट के लिए ऊपर एक बीम मौजूद होती है। इसी तरह फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एगेट नाइफ और एगेट प्लेट, यानी कि ये वो हिस्से हैं जो इसके साथ सेंटर में इसको बैलेंस को मेंटेन करेंगे। तो ये ऊपर वाले जितने भी इसके पार्ट्स हैं, बैलेंसिंग स्क्रू हो गया, बीम हो गया, या एगेट नाइफ हो गया, या एगेट प्लेट हो गया, ये सारे पार्ट्स क्या करते हैं, ऊपर से इसको सेट करने में मदद देते हैं, ताकि जो निडल है, जो सेंटर में निडल मौजूद है, वो सेंटर में रहे बैलेंस वेट्स रखने से पहले। इसी तरीके से आप देख सकते हैं तो इसके सेंटर में एक पॉइंटर लाई करता है, वो पॉइंटर रीडिंग को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और वो पॉइंटर बैलेंसिंग से पहले, यानी कि वेट करने से पहले, मास फाइंड करने से पहले उसका सेंटर में होना ज़रूरी है। तो उसको सेंटर में करने के लिए ऊपर वाले पार्ट्स का एडजस्ट होना ज़रूरी है। जब वो सेंटर में होगा तो उसके बाद जब उसमें वेट्स रखे जाएंगे तो रीडिंग एक्यूरेट आती है। ये जो पॉइंटर है ये मूव करता है स्केल के इर्द गिर्द। नीचे एक स्केल मौजूद होता है, आप देख सकते हैं पॉइंटर नीचे एक स्केल पर लाई करता है और उस स्केल के ज़रिए इसकी रीडिंग को नोट कर लिया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है। इसी तरह फिर जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर 2 पैन्स मौजूद होते हैं। ये फिजिकल बैलेंस बिल्कुल ऐसे वर्क करता है जैसे कि तराजू होता है। तो तराजू में जैसे कि 2 पैन्स होते हैं, एक में हम वेट्स रखते हैं और एक में हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यानी लेफ़्ट पैन में ऑब्जेक्ट रखा जाता है और राइट पैन में वेट्स रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब एक और चीज़, यहाँ पर पैन्स का एडजस्ट होना भी ज़रूरी है। पैन्स मूवेबल हैं, यानी उनको हम निकाल सकते हैं, तो उनका भी एडजस्टेड होना ज़रूरी है। अगर वो अनबैलेंस हैं तो रीडिंग प्रॉपर नहीं आती। इसी तरह फिर नीचे आप देख सकते हैं फिगर में, तो नीचे यहाँ पर एक नोब मौजूद है। वो नोब क्या करेगी, वो पॉइंटर को मूव करने में मदद देगी। इसको अरेस्टमेंट नोब भी कह रहे हैं। तो ये नोब क्या करेगी, जब इसको मूव करेंगे तो पॉइंटर अबव हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, या ये पॉइंट आउट करेगा कि कौन सी साइड लाइटर है। इसके बाद फिर इस नोब को वापस बंद करके आप क्या करते हैं, वेट्स को एडजस्ट करते हैं या वेट मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, और इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, दोबारा से नोब उठाते हैं। तो बैलेंस कैसे पता लगेगा कि बैलेंस हो चुका है, जो निडल है वो नोब को जब मूव किया जाएगा तो वो बीच में ही लाई करेगी।
जब बैलेंस हो जाएगा वो निडल बीच में ही पॉइंट आउट करेगी, वो लेफ्ट या राइट मूव नहीं करेगी, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये रीडिंग बैलेंस हो चुकी है। इसी तरह फिर आगे देख सकते हैं, आगे यहाँ पर पिलर मौजूद है। पिलर क्या है? जिसके ऊपर निडल लाई कर रही है, जिसके इर्द गिर्द निडल मूव कर रही है, उसको पिलर कहा जाता है। इसके बाद फिर प्लम क्या होता है? प्लम अमूमन फिजिकल बैलेंसेस में नहीं दिखता, लेकिन ये एक हिस्सा इसमें मौजूद होता है जो क्या होता है, जो इसको एडजस्ट कर रहा होता है, यानी कि इस पॉइंटर की लिमिटेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। अलग से एक बीम मौजूद होती है जो कि पिलर के साथ होती है। इसी तरह फिर हम इसमें क्या करते हैं, वेट्स रखते हैं। एक साइड पे ऑब्जेक्ट होता है, एक साइड पे वेट्स होते हैं, और नीचे से इसको जिससे एडजस्ट किया जा रहा है, जो नीचे से इसकी बेस को सेट कर रहा है, वो लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। लेवलिंग स्क्रू क्या कर रहे होते हैं? इसकी एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं कि ये कितना ऊपर और कितना नीचे होना चाहिए। तो यहाँ तक फिजिकल बैलेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे स्टॉप वॉच के बारे में। स्टॉप वॉच टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या किसी भी रीडिंग निकालने के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशंस। जब सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशंस फाइंड करनी होती हैं तो उसकी ऑसिलेशंस के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। या इसी तरीके से अगर हमें कहीं पर टाइम नोट करना होता है या शॉर्ट ड्यूरेशन नोट करना होता है या एक लिमिटेड टाइम नोट करना होता है, तो वहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल स्टॉप वॉच का। अब स्टॉप वॉच दो हैंड्स पे कंसिस्ट कर रही है। एक इसका कहलाता है सेकंड हैंड, एक कहलाता है मिनट हैंड। सेकंड हैंड सेकंड्स में रीडिंग नोट करेगा और ये सेकंड्स में ही होता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड होता है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू वो कौन सी मेजर कर रहा है। तो अगर सेकंड्स में है स्टॉप वॉच, यानी उसका सबसे छोटा यूनिट सेकंड है, तो वहाँ पर जो पहली लाइन 0 के बाद अपेयर होगी वो 1 सेकंड की होगी। तो इसका मतलब कि स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकंड है। इसी तरह अब ये 60 सेकंड्स मौजूद हैं। जो सेकंड हैंड है वो क्या करेगा, 60 सेकंड्स की ड्यूरेशन को पूरा मेजर करेगा। जब 60 सेकंड का ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा तो फिर जो मिनट हैंड है, जो कि यहाँ पर एक स्मॉल क्लॉक में दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, ये 1 डिग्री आगे मूव कर जाएगा। इसी तरह फिर जब सेकंड हैंड दोबारा से एक पूरा मिनट कंप्लीट करेगा, पूरा 60 तक का ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा, एक राउंड ट्रिप लेगा, तो वहाँ पर भी दोबारा से मिनट हैंड 1 डिग्री आगे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ते जाएंगे तो मिनट्स कंप्लीट होते जाएंगे, उसी तरह मिनट हैंड में 1-1 मिनट से आगे उसका मिनट हैंड मूव करता जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरीके से टाइम नोट हो रहा होता है। अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है यानी विदिन 60 सेकेंड्स है तो वहाँ पर मिनट हैंड की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ सेकंड हैंड से ही मालूम हो जाएगा कि कितना टाइम है। लेकिन जहाँ पर मिनट्स में भी कैलकुलेशन हो रही है, यानी कि मल्टीपल रोटेशंस वो ले रहा है सेकंड हैंड, तो वहाँ पर मिनट हैंड भी मूव करेगा। तो आप मिनट हैंड से भी ड्यूरेशन को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर किस लिए इस्तेमाल होता है? मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, मिलीलीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगी, जब हमें स्मॉल वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में, तो लेबॉर्ट्री में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर इसका लीस्ट काउंट हम देखें, इस पर जो लीस्ट वैल्यू विजिबल हो रही होती है, इसका स्केल 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 के बाद जो लीस्ट वैल्यू विजिबल होती है वो 1 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर इसकी रीडिंग इस तरीके से मेजर की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर गलती होती है वो ये होती है कि इसकी रीडिंग सही से देखना नहीं आता बच्चों को। जब वाटर इसके अंदर फिल होता है तो वाटर कॉनकेव शेप में आता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं फिगर में भी वाटर की कॉनकेव शेप है इस तरीके से। तो ये कॉनकेव शेप, यहाँ पर ये गलती हो रही होती है कि इसका एक लोअर मेनिस्कस होता है और एक अपर मेनिस्कस होता है।
तो अगर आप बिल्कुल लोअर मेनिस्कस पर देख रहे हैं तो भी रीडिंग गलत होगी, और अगर अपर मेनिस्कस पर देख रहे हैं तो भी रीडिंग गलत होगी। इट मीन्स दैट यू हैव टू सी स्ट्रेट। ठीक है, आपको बिल्कुल सीधा देखना है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर आपके बिल्कुल सामने सीधा होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। वरना अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से वो अपर मेनिस्कस को नोट करेगा, और अगर आप नीचे से देखेंगे तो नीचे से वो लोअर मेनिस्कस को नोट करेगा। So that's why your eye contact should be straight for taking reading from measuring cylinder. अब यहाँ तक सारे measuring instruments ख़त्म हो चुके हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि एरर के बारे में है। एरर वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, लेकिन यहाँ पर ये एक अलग से टॉपिक है तो इसको भी कंप्लीट करते हैं हम। एरर क्या होता है? एरर वैसे तो एक कॉमन टर्म है, लेकिन फिज़िक्स में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो कि एक्चुअली आनी चाहिए थी, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, और वो वैल्यू जो कि हमने मेजर की है, तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो एरर कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने एक रीडिंग निकाली वर्नियर कैलिपर के थ्रू, तो वर्नियर कैलिपर से जब आपने रीडिंग निकाली तो आपकी रीडिंग आनी चाहिए थी 3.5, लेकिन आपकी रीडिंग आ रही है 3.2। तो 3.5 और 3.2 ये मेजर्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0.3 का हमने लेस किया दोनों को आपस में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.3, तो 0.3 का यहाँ पर एरर मौजूद है। इसी तरीके से अगर टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में आपने क्या किया, आपकी रीडिंग कांस्टेंट होती है जो कि लेबॉर्ट्री इंचार्ज को पता होती है। तो आप मिसाल के तौर पर आपकी वो रीडिंग 4 थी, लेकिन आपकी आ रही है क्लोज 3.8 या 3.7 या 3.5, तो ये जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी उससे लेस वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी मेजर्ड वैल्यू लेस आ रही है या मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर आ रही है। 4 आनी चाहिए थी लेकिन आपकी 4.2 4.5 तक आ रही है, तो यहाँ पर एरर अराइज हो रहा है। तो ये फिज़िक्स के टर्म्स में हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अब एरर 3 तरह का होता है। सबसे पहली जो टाइप है वो पर्सनल एरर है। पर्सनल एरर वो एरर है जो ड्यू टू द पर्सन, जो अराइज होता है किसकी वजह से, पर्सन की वजह से, यानी कि आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन गलत है, उसमें आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से वो एरर अराइज हो रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि आपने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया, तो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में जो इंडिकेटर यूज़ होता है फेनोल्फथलीन, तो वहाँ पर आपने उस इंडिकेटर के 2 ड्रॉप्स के बजाय 3 ड्रॉप्स डाल दिए। तो यहाँ पर ये गलती आपकी है कि जितनी क्वांटिटी एक्सपेरिमेंट को रिक्वायर्ड थी आपने उससे ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी, तो यहाँ पर जो एरर अराइज होगा वो पर्सनल एरर होगा। इसी तरीके से आपने वर्नियर कैलिपर से प्रैक्टिकल किया, वर्नियर कैलिपर की जो बिल्कुल लाइन कोइंसाइड कर रही थी आपने वो नहीं देखी बल्कि उसके साथ वाली देख ली, तो आपकी ऑब्जर्वेशन में गलती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो एरर अराइज हो रहा है वो पर्सनल एरर कहलाता है, यानी कि ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द पर्सन। दिस एरर अराइजेज ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द पर्सन वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। अब इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर को सिस्टमैटिक एरर या ज़ीरो एरर भी कहते हैं, और ये एरर पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एपरेटस। ठीक है, तो अगर ज़ीरो एरर है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर भी हो सकता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर भी हो सकता है। तो इसको वैसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर ये वो एरर होता है जो किसकी वजह से अराइज होगा, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है लेकिन इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी है, तो वहाँ पर भी एरर अराइज होगा। जैसे कि लेट्स सपोज टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल आपने किया, टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में जो क्लैंप थी जिससे आप प्रेस करके सॉल्यूशन निकाल रहे थे वो क्लैंप डैमेज थी या वो लूज़ थी, तो वहाँ पर जितनी क्वांटिटी में सॉल्यूशन आना चाहिए था उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया है, तो यहाँ पर जो एरर अराइज होगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। इसी तरह वर्नियर कैलिपर्ड स्क्रू गेज, यहाँ पर अगर ज़ीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है, या इसको हम सिस्टमैटिक एरर भी कह सकते हैं।
इसी तरह फिजिकल बैलेंस जिसको हमने डिस्कस किया था, फिजिकल बैलेंस में अगर आपने रीडिंग निकाली लेकिन उसके एपरेटस में ही कहने प्रॉब्लम है, वहाँ पर उसकी बैलेंसिंग में इशू है, तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइज होगा। लास्ट है रैंडम एरर, या तो एक्सीडेंटल एरर या इन्वायरमेंटल एरर, ये तीनों एरर एक ही हैं, ठीक है। ये वो एरर है जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अराइज होगा, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशंस भी ठीक थी, आपका इंस्ट्रूमेंट भी ठीक था, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी थी कि जिसकी वजह से आपका एक्सपेरिमेंट ठीक से अचीव नहीं हो सका। जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है या हमें वेंटिलेशन को कांस्टेंट रखना पड़ता है, वहाँ पर अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन हो रही है तो वहाँ पर एरर अराइज होगा। जैसे कि फिज़िक्स में भी 2 से 3 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जहाँ पर हमें अपने इन्वायरमेंट को देखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ पेंडुलम की, तो पेंडुलम जो स्विंग करेगा उसकी स्विंगिंग के दौरान जो एयर होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर एयर की अमाउंट वहाँ पर ज़्यादा होगी तो उसकी स्विंगिंग ठीक से नहीं होगी। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी बहुत सारे गैसेस के प्रैक्टिकल्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें हमें अपने इन्वायरमेंट को एक कांस्टेंट वे में कंजर्व रखना पड़ता है। अगर वो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो जैसे कि वहाँ पर गैस कलेक्शन होती है तो वो गैस कलेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाती, या तो वो पूरी तरीके से एवोपोरेट कर जाती है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्या है, एक्यूरेसी। अब एरर तो हमने पढ़ लिया कि 3 तरह के एरर अराइज हो सकते हैं, तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन एरर को नेग्लेक्ट करने के लिए या इन एरर से बचने के लिए हम क्या करें, तो वहाँ पर एक्यूरेसी काम आती है। एक्यूरेसी कैसे अचीव होती है, एक्यूरेसी नंबर ऑफ रीडिंग्स लेकर अचीव होती है, यानी कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हम एक रीडिंग पर लाए नहीं करते, बल्कि हम वहाँ पर सेवरल रीडिंग्स निकालते हैं और फिर उनका मीन निकाल के, या तो हम कह सकते हैं उनकी एवरेज निकाल कर फिर उसको नोट डाउन करते हैं, तो वहाँ पर जो रीडिंग आती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है बनिस्बत एक रीडिंग के। तो यहाँ पर किया क्या जाता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें सेवरल रीडिंग्स, जैसे यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ लेट सपोज ये हमने रीडिंग निकाली, लेंथ फाइंड की इस मार्कर की, तो इस मार्कर की लेंथ पहले 5.42 आई, देन 6.18, देन 5.70, देन 6.101, देन 6.32, और फिर ये इतनी सारी रीडिंग निकाल के फिर हमने नंबर ऑफ रीडिंग से इसको डिवाइड किया, टोटल 5 रीडिंग्स निकाली गई, तो 5 से डिवाइड किया तो वहाँ पर जो वैल्यू आई वो 5.93 आई। तो इसका मतलब ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल वैल्यूज़। तो यहाँ तक ये एक्यूरेसी की बात हो रही है। एक्यूरेसी जैसे कि मैंने कहा कि जब एरर अराइज होता है, डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए हम सेवरल टाइम्स रीडिंग लेते हैं। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि 3.5 रीडिंग आनी चाहिए थी लेकिन 3.2 आ रही है, तो दोबारा से जब किया जाएगा तो हो सकता है 3.3 आ जाए, जब उसके बाद दोबारा किया जाएगा 3.6 आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि जब हम इनकी एवरेज निकालें तो एवरेज रीडिंग जो आ रही है वो 3.5 आ रही है। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, बहुत कम चांसेस हैं कि आप एक ही दफ़ा रीडिंग निकालें और आपकी एग्जैक्ट रीडिंग आ जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर हम सेवरल टाइम्स रीडिंग निकालते हैं टू अचीव एक्यूरेसी।